नमो नमः। स्टूडेंट्स, आज हम बीएड प्रथम वर्ष में जो हमारा सब्जेक्ट है जेंडर, विद्यालय और समाज, इसका जो टॉपिक चल रहा है हमारा सामाजिकरण। जो गत कालांश में मैंने पढ़ाया था, आपको बताया था कि वह सामाजिकरण होता क्या है और कहाँ किस प्रकार से यह उपयोग में आता है, किस प्रकार से हमारे जीवन में उपयोगी है या हमारे सामाजिकरण करने में, समाज में अपनी भूमिका निभाने में सहयोग प्रदान करता है। देखिए, इसके बारे में पढ़ेंगे आज हम। आपको जो जो नोट्स लिखवाए जा रहे हैं वीडियो के माध्यम से, आप सभी अपनी जो नोटबुक है, जो भी आपने नोटबुक बना रखी है इस जो जेंडर, विद्यालय और समाज सब्जेक्ट की, उसमें आप इसको लिखते जाएं, साथ साथ नोट्स बनाते जाएं ताकि आप एग्ज़ाम के समय पढ़ सकें इसको और आसानी से आपको पढ़ने के लिए मिल जाएं और आप इसको अच्छे से याद कर पाएं। इसलिए आप इनके नोट्स साथ साथ बनाते जाएं पढ़ने के साथ साथ। देखिए, टॉपिक है जेंडर, शिक्षा और सामाजिकरण। सामान्य रूप से देखा जाए तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था के प्राचीन स्वरूप में लिंग भेद के आधार पर शिक्षा व्यवस्था की उपलब्धता थी। लिंग भेद हुआ करता था प्राचीन समय में। लिंग भेद के आधार पर अलग प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की उपलब्धता की गई थी। बालिकाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था। सामान्य शिक्षा प्रदान की जाती थी केवल बालिकाओं को। शिक्षा का, उच्च शिक्षा का अधिकार नहीं था। केवल बालक को ही शिक्षा प्रदान की जाती थी। उच्च शिक्षा केवल बालक को प्रदान की जाती थी। इसके मूल में अनेक कारण थे। जैसे बालिकाओं को पराया धन समझा जाता था कि यह बालिकाएं हैं, एक दिन इनका विवाह कर दिया जाएगा और ये क्या चली जाएंगी, ससुराल चली जाएंगी, इनको पढ़ने लिखने से क्या, घर का काम ही तो करना है। इसलिए उनको उच्च शिक्षा प्रदान नहीं की जाती थी। बालकों को वंश वृद्धि करने वाला बताया जाता था कि यह क्या करेगा, हमारे वंश वृद्धि करेगा, वंश को आगे बढ़ाएगा, इसलिए इसको उच्च शिक्षा प्रदान की जाती है, समझा जाता था। अब कुछ और भी कारण हैं इसके। जैसे पहला है पुरुषत्व प्रधान समाज। पुरुषत्व प्रधान समाज समझा जाता था और इस प्राचीन काल के समय में स्त्री पुरुष में विभेद देखा जाता था। महिलाओं को घर के अंदर रहना, पर्दा प्रथा, पुरुष ही बाहर जाकर बाहर का जितना भी काम करना है, बाजार का काम देख लीजिए, कोई भी रोजगार करना है तो पुरुष को ही जाने दिया जाता था, महिलाओं को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। और परिवार में भी पुरुष प्रधानता दिखाई देती थी। पुरुष के जो आदेश हैं वही माने जाते थे। देखिए, दूसरा है स्त्रीत्व की उपेक्षा। स्त्रीत्व जो नारी जाति है उसकी उपेक्षा की जाती थी। उसको पढ़ने के लिए विद्यालयों में नहीं भेजा जाता था। केवल सामान्य शिक्षा प्रदान करके ही अभिभावक क्या हो जाते थे, संतुष्ट हो जाते थे कि भाई अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते थे, केवल सामान्य शिक्षा प्रदान करके ही। और उन्हें समाज में योगदान भी नहीं देने दिया जाता था। समाज में उनकी भूमिका को महत्व नहीं दिया जाता था। तीसरा है धार्मिक साहित्य का प्रभाव। धार्मिक साहित्य के द्वारा भी स्त्री शिक्षा या स्त्री समानता का बहुत विरोध किया गया है। बहुत से अवसरों पर देखा जाता है, जो मनीषी हुए हैं हमारे, उन्होंने नारी की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया है कि यदि नारी को स्वतंत्रता मिल जाएगी तो वह एक तरह से नारी बिगड़ जाती है, ऐसा माना जाता था। इसलिए उसको स्वतंत्रता प्रदान नहीं की जाती थी। सामाजिक कार्यों में उसकी भूमिका को नहीं माना जाता था। अगला देखिए आप, बालिकाओं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण। बालिकाओं को नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता था। यानी बालिका के जन्म पर कोई हर्षोल्लास नहीं मनाया जाता था, जबकि बालकों के जन्म पर उत्सव की तरह आयोजन किए जाते थे। बालिकाओं को जन्म नहीं दिया जाता था। जन्म होने पर उनको उतना महत्व नहीं दिया जाता था जितना बालकों को दिया जाता है। ऐसा माना जाता था कि भाई बालिका का जन्म हुआ है, दुखी रहते थे उनके माता पिता कि जब यह बड़ी होगी तो इसके विवाह के लिए धन कहाँ से इकट्ठा किया जाएगा, किस प्रकार से हम इसको शिक्षा प्रदान कर पाएंगे। ऐसी कई उनके अंदर हीन भावनाएं होती थी। अगला देखिए आप, दूषित सामाजिक परंपराएं। कुछ ऐसी परंपराएं भी हुई हैं
जिनके कारण इनको नारी जाति को समान अधिकार प्रदान नहीं हो पाए हैं। इसमें माता पिता उनको शिक्षा के लिए उनके ऊपर धन खर्च नहीं करना चाहते थे और उनको केवल सामान्य शिक्षा प्रदान करके ही संतुष्ट हो जाया करते थे कि भाई इनको तो केवल चूल्हा चौका ही संभालना है, घर के काम ही तो करने, इसलिए इनको शिक्षा से क्या काम। अगला देखिए, नारी सम्मान का अभाव। नारियों को सम्मान प्रदान नहीं किया जाता था। उस समय नारी सम्मान का अभाव पाया जाता। नारियों से घर के जो निर्णय में उनके निर्णय को कोई सम्मान नहीं दिया जाता था। उनकी भूमिका को नहीं माना जाता था। ऐसा माना जाता कि इनमें बुद्धि का अभाव होता है, ऐसा माना जाता था। इसलिए उनसे कोई भी किसी भी कार्य के लिए उनसे कोई भी विचार विमर्श नहीं किया जाता था। अगला है व्यावहारिक रूप से समान अधिकार का अभाव। व्यावहारिक रूप से भी उनको समान अधिकार प्रदान नहीं किए जाते थे। यदि ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में जनप्रतिनिधि के रूप में महिलाओं को चयन हो जाता था तो भी वह अपने पति की इच्छा के विरुद्ध किसी भी कागज पर हस्ताक्षर नहीं कर पाती थी और उन्हें सहभागिता भी प्राप्त नहीं हो पाती थी। अगला है नारी की योग्यता पर संदेह। उनकी योग्यता पर संदेह किया जाता था। उनको पुरुष की तुलना में कमजोर सिद्ध किया जाता था। केवल ऐसा माना जाता था कि भाई पुरुष ही व्यवसाय करने के लिए बने हैं या कोई भी नौकरी है, नौकरी करने के लिए पुरुषों का ही अधिकार है, नारी का अधिकार नहीं है। नारी को घर पर रहना है, उसको अपना महत्व सिद्ध करने का मौका ही नहीं दिया जाता था नारी समाज को। अगला देखिए आप, समाज में बालिकाओं की बराबर संख्या का अभाव। समाज में बालिकाओं की संख्या का बालक बालिकाओं की संख्या का जो अनुपात है वह भी दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। बालिकाओं की संख्या दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है, कम होती जा रही है। इसके परिणाम स्वरूप उनमें संघर्ष या साहस एक साथ मिलकर साहस एकत्र नहीं कर पा रही हैं। कन्या भ्रूण हत्या देख लीजिए। तो इनके कारण उनको समाज में जन्म ही नहीं देने दिया जा रहा है, जन्म लेने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए उनकी संख्या दिनों दिन कम होती जा रही है बालिकाओं की। अगला है संघर्ष शक्ति का अभाव। संघर्ष शक्ति का अभाव समाज में देखा जाता है कि लोक लाज के कारण महिलाओं में संघर्ष शक्ति का अभाव पाया जाता है। उनके ऊपर अत्याचार होता रहता है लेकिन वह उनका विरोध नहीं कर पाती हैं। सामान्य रूप से अन्याय सहन करने वाला व्यक्ति भी उतना ही दोषी है जितना कि अन्याय करने वाला। दोनों को बराबर दोषी माना जाता है। यदि आपके ऊपर अन्याय हो रहा है, आपने उसका प्रतिकार नहीं किया तो आप भी उसके लिए बराबर के दोषी हैं। इस तरह से यदि प्रतिरोध नहीं किया जाता, संघर्ष नहीं किया जाता है तो उनका सामाजिकरण भी ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है।